नाजरीन आदाब, मैं रिदा खानम आपका खैर मकदम करती हूँ सियासत टीवी के स्पेशल प्रोग्राम रिव्यू ऑफ न्यूज़पेपर में। सियासत टीवी आपके लिए लेकर आया अखबार से रिलेटेड एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आपको आज के अखबार की अहम खबरों के बारे में बताएंगे। इसमें लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर डिस्कशन करेंगे और आपको अहम खबरों की जानकारी देंगे। हम इस प्रोग्राम में हर ज़रूरी खबर पर रोशनी डालेंगे, चाहे वो लोकल हो, नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल। इस प्रोग्राम में हर खबर की तह तक जाएंगे, क्योंकि कुछ अखबार की सिर्फ सुर्खियाँ बनकर रह जाती हैं या टीवी पर उनको अपडेट का वक्त ही मिल पाता है, लेकिन हम आपको उन खबरों के बारे में तफसील से बताएंगे। आज हमारे पास कुछ खास टॉपिक्स हैं जिन पर हम अपने साथी के साथ बात करेंगे, उन सारी चीज़ों पर, जैसा कि आज तेलंगाना में एसीबी के द्वारा आज फिर से केटीआर को बुलाया गया है एसीबी कार्यालय, और वहीं पर जो उनके जो बीआरएस के जो नेता हैं हरीश राव, उनको नज़रबंद किया गया है। वहीं पर बात करें आंध्रा के तिरुपति में भगदड़ मच गई एक श्रद्धालुओं की, जैसा कि वहां पर जो बैकुंठ द्वार दर्शन था वहां पर टिकट केंद्र के पास भगदड़ मच गई, जिसमें 6 श्रद्धालुओं की मौत हुई और 40 से ज़्यादा लोग घायल हुए। तो वहीं पर बात करें दिल्ली विधानसभा चुनाव की, तो दिल्ली में इस वक्त बहुत ही अजीब ही माहौल देखने को मिल रहा है। कहा जा रहा है कि जैसा कि भाजपा पिछले जो चुनाव गुजरे हैं 1998 के बाद, उन्होंने पूरी सीटों पर अपने उम्मीदवार नहीं उतारे, लेकिन इस बार आशंका यह है कि वो पूरी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है। तो वहीं पर बात करें मिल्कीपुर उपचुनाव की, तो जो सपा के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उन्होंने चुनाव आयोग से मांग की है कि वेबकास्टिंग कराई जाए ताकि हर किसी को पता चलता रहे कि यहाँ पर क्या गड़बड़ी हुई है। इन्हीं सारे टॉपिक्स पर बात करने के लिए हमारे साथी मौजूद हैं। अशर यासिर, आपका खैर मकदम है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जैसा कि ई रेस फार्मूला की बात करें, तो इसमें कई बार जो तेलंगाना के जो बीआरएस के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं के टी रामाराव, उनको कई बार बुलाया जा चुका है और उनसे पूछताछ भी की जा चुकी है। तो वहीं पर बता दें कि आज भी उनको बुलाया गया है ऑफिस में, और इसी के तहत मद्देनज़र जो बीआरएस के जो नेता हैं, दूसरे नेता हैं टी हरीश राव, उनको नज़रबंद किया गया है। बिल्कुल, जिस तरह इससे पहले भी जब वो सोमवार पिछले मतलब अभी जो गया है सोमवार, उसमें जब वो गए थे जी, तो भी वहाँ पे हमने देखा था कि कई ऐसे लीडर्स हैं, पॉडी कौशिक रेड्डी हो गए या फिर और भी लीडर्स हो गए जिनको नज़रबंद किया गया था। जी। उसके बाद फिर उन्होंने कहा था, जब ये बात पहुँची तो केटीआर ने ये बोला कि ये सारे हमारे साथी हैं और हमने जो ये काम किया था ये कोई गलत काम नहीं किया था। उन्होंने कहा है कि हमारा एजेंडा हैदराबाद को क्या बोलते हैं, एक ऐसा राज्य दिखाना है जो कि लोग इसकी सराहना करें। साथ ही एक चीज़ और हुई, जब पिछली बार वो गए थे कार्यालय तो उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया था क्योंकि वो अपने साथ वकीलों को लेके गए थे। इसके बाद भी काफ़ी तकरार हुई थी। उसके बाद ये चले गए थे हाई कोर्ट, वहाँ पे इन्होंने अपील की थी। इसके बाद उन्होंने कहा था कि फार्मूला ई रेस हैदराबाद की वैश्विक छवि को बढ़ाने के लिए की गई एक पहल है। केटीआर ने कहा, हैदराबाद और तेलंगाना की ब्रांड छवि को वैश्विक स्तर तक बढ़ाने के लिए भारत में एक प्रतिष्ठित कार्यक्रम लाने के लिए अथक प्रयास किया है। मतलब आज फिर वो गए हैं आज उनकी क्या वहाँ पे रिकॉर्डिंग होगी, क्या वो अपनी बात रखेंगे, लेकिन उससे पहले जब वो गए थे तो वो अपने साथ कुछ लोगों को लेके गए थे। ये बोला गया कि आप अपने साथ अपनी लीगल टीम नहीं ले जा सकते, अपने वकीलों को नहीं ले जा सकते। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे देखा गया कि बहस हुई थी, लेकिन इस बार जब वो गए तो अब देखना ये कि इस बार की पुलिस की या फिर एसीबी जो ऑफिसर है और ईडी दोनों तरफ से हुआ ये तो इसमें उनकी क्या प्रतिक्रिया आती है। जी, तो वहीं पर बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में जो तिरुपति मंदिर है वहां पर जो बैकुंठ खोले गए थे, और कहा जा रहा है कि श्रद्धालुओं की इतनी ज़्यादा भीड़ उमड़ी क्योंकि टिकटों को लेकर वहां पर भगदड़ मची हुई थी, और इसी भगदड़ में 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। बताया ऐसा जा रहा है यासिर कि वहाँ पर ये हादसा इसीलिए हुआ क्योंकि कहा जा रहा है कि लाइन में एक महिला लगी हुई थी और उनकी तबीयत खराब होने लगी, और तबीयत खराब होने की वजह से वहाँ पर एक द्वार था वो खोला गया, जिसकी वजह से भगदड़ मच गई और वहीं पर 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, 40 से ज़्यादा घायल हुए हैं। तो वहीं पर बता दें कि जो टीटीडी के जो अध्यक्ष है बी.आर. नायडू, उन्होंने लोगों से माफ़ी भी मांगी। उन्होंने कहा है कि इस हादसे की जिम्मेदार जो भी अधिकारी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं पर बता दें कि आंध्र प्रदेश के जो सीएम हैं चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने भी लोगों से माफ़ी मांगते हुए कहा है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, और जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनके परिवारों को मेरी तरफ से गहरी संवेदनाएं हैं और मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो पीएम नरेंद्र मोदी ने भी इस पर गहरा दुख
दुख व्यक्त किया है और उन्होंने ट्वीट करते हुए लोगों से गहरी संवेदनाएं जताई हैं। बिल्कुल, देखिए ये जो केस हुआ है इसमें माफ़ियाँ मांगी गई हैं, लेकिन इससे पहले कुछ सवाल उठते हैं और उनका जो जवाब है वो अभी तक आया नहीं। सबसे पहला सवाल ये है कि तिरुपति हादसे का जिम्मेदार कौन है। जी। दूसरा सवाल ये है कि टिकट के लिए सिर्फ 91 काउंटर क्यों बनाए गए, और तीसरा सवाल ये है कि टोकन देने में बद इंतज़ामी क्यों हुई, और चौथा सवाल ये है कि पड्डीडा पार्क में कतार लगाने का फैसला क्यों लिया गया, और पांचवा ये है कि 4000 श्रद्धालुओं को शिफ्ट करने का फैसला किसका था, और छठा जो है सवाल वो ये कि श्रद्धालुओं की मौत की जिम्मेदारी अब कौन लेगा। देखिए जिस तरह से वहाँ पे लोग गए, जिस तरह से वो भगदड़ मची, आपने इस तरह भी बोला कि एक महिला की तबीयत ख़राब हो गई थी, उसके बाद ये सारी चीज़ें हुई हैं, तो वहाँ पे कुछ लोग ऐसे आपको रखने चाहिए वॉलंटियर, जो कि हर कतार में हर 5 लोगों के बाद एक वॉलंटियर है। जब आपको पता है कि इतनी ज़्यादा भीड़ आ रही है यहाँ पे, तो उसके लिए आपको इंतज़ाम करने चाहिए। ये आपकी वो थी, ठीक है, हाँ, आप इसमें सही कर नहीं पाए। उसके बाद फिर आप ये कहते हैं कि हम सबसे माफ़ी मांगते हैं। भाई जिनकी जान जानी थी वो चली गई, जो लोग अभी घायल हुए हैं, अभी हालांकि कितने लोग घायल हैं अभी, उनको अभी इलाज उनका चल रहा है, और उसमें भी अभी ये नहीं बताया गया है कि उनकी हालत कितनी ज़्यादा नाजुक है। जी जी जी, ठीक है। अब वहाँ पे वो जो हैं क्या बोलते हैं चेयरमैन, उन्होंने भी कहा है कि ये बहुत दुखद है। सीएम नायडू ने भी कहा है दुखद है। प्रधानमंत्री जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी इस पे दुख जताया है। लेकिन फिर ये चीज़ आप इसके लिए आपने इंतजाम क्या किए थे, जब आपको पता है कि हर बार इतने ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं, और उसको लेकर के हमको इंतजाम करने चाहिए। आप सिर्फ सत्ता और जो है क्या बोलते हैं विपक्ष में लगे हुए हैं। आपके जो क्या बोलते हैं चेयरमैन अध्यक्ष हैं, वो यही कह रहे हैं कि यहाँ से जो है जो भी मतलब वो नहीं, हिंदू नहीं है, उनको हटाया जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। आप एक ऐसी कंट्रोवर्सी पैदा कर रहे हैं। आपने लड्डू को लेकर के एक विवाद खड़ा किया पहले, उसके बाद फिर कोर्ट ने आपको रोका कि भाई इस लड्डू के बारे में अभी तक कोई रिपोर्ट आई है सामने, इन्होंने कहा अभी नहीं आई है, तो आपने ये बात मीडिया में क्यों फैलाई। इसको लेकर के जितने भी विवाद हुए हैं वो सब एक तरफ, लेकिन 6 लोगों की मौत हुई है। मौत होना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि 6 लोगों की जान जाना, 6 लोग अपनी क्या बोलते हैं, वो क्या पता कहाँ से थे, ठीक है, उनकी फैमिली में क्या चीज़ें थी, और जो लोग घायल हुए हैं उनको लेकर के क्या मतलब उनकी फैमिली कंडीशन क्या है, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं। और टिकट के लिए जो आपने 91 काउंटर बनाए थे, अगर आप हर काउंटर पे 5-5 अपने वॉलंटियर्स खड़े करते तो शायद ये इस तरह की घटनाएं नहीं होती, और इस तरह की घटनाओं से आपको सीख लेनी चाहिए ताकि आगे चल के ऐसी चीज़ें ना हो। हालांकि हमने यहाँ भी देखा, तेलंगाना में भी एक एक्टर जो अपनी फिल्म का स्पेशल स्क्रीनिंग करने गए थे, वहाँ पे भगदड़ मची, फिर उनके ऊपर क्या बोलते बहुत सारे केसेस लगे, और वो कोर्ट भी गए। उसके बाद अभी 2 दिन पहले वो उनके बच्चों से मिलने भी गए थे, जिनकी वो हो गई थी डेथ महिला की, उसके बच्चे कोमा में थे, उनसे मिलने गए थे। जिस तरह से यहाँ पे हुआ था, अगर इसी तरह से वहाँ पे भी दोषियों को पकड़ के सख्त जो है सज़ा दी जाए, तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी चीज़ होगी। और आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू जो हैं, वो कहीं ना कहीं चीज़ों को बैलेंस करके चलने वाले हैं, वो एक साइड को नहीं झुकते हैं, ठीक है। तो जिस तरह से अभी ये चीज़ें हो रही हैं, इसको लेकर के एक मीटिंग बुलाएं, और जो वहाँ के अध्यक्ष हैं BR नायडू, या फिर जितने भी कमेटी के लोग हैं, वो सबको बुला करके ये मतलब उनसे जवाब मांगा जाए कि भाई आपको अगर अध्यक्ष बनाया गया, जब चंद्रबाबू नायडू आए सत्ता में, उसके बाद ही BR नायडू को वो क्या बोलते बनाया गया अध्यक्ष, तो आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है कि आप उनसे किस तरह से सवाल करेंगे, आप उनसे क्या इंक्वायरी लेंगे, आप उनको क्या निर्देश देंगे, ये सारी चीज़ें उन्हीं के ऊपर है। अब वो किस तरह से इस मामले को लेकर के आगे चलते हैं, या इस मामले को भी एक ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है, ये सारी चीज़ें अब आगे देखने को मिलेंगी। जी यासर, आपने बोला कि जो पुष्पा 2 की जो उस टाइम पर जो रिलीज डेट थी, उस दिन जो अल्लू अर्जुन गए थे वहाँ पर संध्या थिएटर में, और वहाँ पर भगदड़ मच गई, एक महिला की मौत हो गई। हालांकि महिला के जो पति थे उन्होंने ये कहा कि इसमें जो एक्टर है उनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी उनको घसीटा गया, और उन पर देखा जा रहा है कि उनको हर समय तारीख करने के लिए जाना पड़ता है, उनको पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है पूछताछ के लिए, लेकिन वहां पर उनको आरोपी बनाया गया। जो भगदड़ हुई, महिला की मौत हुई, वहां पर उनको अल्लू अर्जुन को आरोपी बनाया गया, लेकिन यहां पर 6 लोगों की मौत हुई है, तो उसमें किसको आरोपी बनाया? देखिए, मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इसके लिए किसे जिम्मेदार ठहराएंगे।
अगर वो ईमानदारी से बात की जाए तो अध्यक्ष को जिम्मेदार ठहराना चाहिए, या फिर टिकट काउंटर जिनके हाथ में टिकट की जिम्मेदारियां हैं उनको जिम्मेदार ठहराना चाहिए, या फिर जो लाइन लगाए हुए थे वहाँ पे जो वॉलंटियर्स अगर उनके होंगे वो नहीं थे तो उनको जिम्मेदार ठहराना चाहिए। किसी ना किसी को जिम्मेदारी लेनी पड़े। अब कोई खुल के सामने तो नहीं आएगा कि हाँ पे मेरी गलती थी, इस वजह से ये हुआ। इसमें आपको किसी एक इंसान को जिम्मेदार ठहराना होगा ताकि आगे चल के ऐसी चीजें ना हो। 6 लोगों की मौत होना कोई क्या बोलते छोटी मोटी बात नहीं होती है। 6 लोग अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे हैं, ठीक है, और उस जिंदगी से हाथ धोना एक मतलब मौत होना, चाहे वो जिस भी मजहब से रिलेटेड हो, जिस भी मजहब का हो, मौत एक अलग चीज होती है। आप एक मतलब क्या बोलते हैं 6 लोग दुनिया से चले गए, इसमें जिम्मेदार, इसमें अगर देखा जाए तो जिम्मेदारी अध्यक्ष की होती है। उनको अध्यक्ष से सवाल करने चाहिए, नायडू को अध्यक्ष से सवाल करने चाहिए और अध्यक्ष को अपनी एक टीम बनानी चाहिए। जितने भी लोग उस क्या बोलते हैं कैबिनेट में हैं उनकी जो अध्यक्ष बनाए गए हैं, इनकी जितने भी लोग ओहदेदार हैं उन सबको बैठ करके एक क्या बोलते हैं मीटिंग करनी चाहिए और नायडू को अपनी रिपोर्ट सौंपनी चाहिए। उसके बाद नायडू डिसाइड करेंगे कि सजा किसे दी जाएगी। लेकिन हालांकि आपने बोला कि अध्यक्ष इसके लिए जिम्मेदार है, लेकिन अध्यक्ष ने तो अधिकारियों पर जिम्मेदारी डाल दी। अध्यक्ष देखिए जो इंसान बड़ा होता है ना, बड़ी पोस्ट पे, वो अपने नीचे वालों को ज़्यादा वो कर देता है कि वो बचा रहे। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो गलती सबसे पहले अध्यक्ष की मानी जाएगी। जिस तरह से हमने यहाँ देखा तेलंगाना में कि जो भगदड़ हुई थी वो भगदड़ अल्लू अर्जुन ने तो नहीं की थी जी, ठीक है। अल्लू अर्जुन की वजह से बोला जा रहा है कि वो गाड़ी से निकल के हाथ दिखा रहे थे, उनको देखने के लिए भीड़ दौड़ी तो वहाँ पे वो भगदड़ हुई है। तो इसमें डायरेक्ट आपने क्या बोलते हैं डायरेक्ट जो उनको वो बनाया गया दोषी, वो उनको बनाया गया अल्लू अर्जुन को। लेकिन अब मामला ये कि यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो ईमानदारी से जो अध्यक्ष है उन्हीं को वो करना चाहिए कि आप ही जो है मतलब इसके लिए दोषी हैं, उन पे एक्शन लो या उनको हटा दो। जी। हालांकि इस हादसे के बाद टीटीडी मेंबर भानु प्रकाश रेड्डी का बयान सामने आया और उन्होंने कहा है कि मंदिर में एकादशी दर्शन के लिए टोकन बांटे जा रहे थे, इसके लिए हमने 91 काउंटर खोले थे। ये बहुत ही दुखद घटना है, इसके लिए हमने और ये जो जिम्मेदार लोग होंगे हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और उन्होंने कहा कि इस भगदड़ में 6 लोगों की मौत हुई है, 40 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं और उन्होंने कहा है कि हम सभी को जो है अच्छी एक फैसिलिटी दे रहे हैं। और साथ ही उन्होंने ऐसा भी कहा कि आज तक जो टीटीडी के इतिहास में ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। मैं सभी श्रद्धालुओं से माफ़ी मांगता हूँ। अब देखिए माफ़ी, अब वही बात आ रही कि हम माफ़ी तो मांग लेंगे। अब किसी ने जो है एक आप कार से जा रहे हो, आप स्कूटी से जा रहे हो और आपको किसी कार वाले ने टक्कर मार दी और आपके हाथ पैर टूट गए, आपने उसके बाद माफ़ी मांग ली जी। लेकिन उसके लिए आपको भी सज़ा मिलनी चाहिए ना। माफ़ी मांग लेना ये उन चीज़ों में कहा जाता है कि माफ़ी मांगने वाला कभी छोटा नहीं होता अगर कोई दिल आज़ारी होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जान जाने का मामला सामने आया है तो इसमें माफ़ी नहीं, इसमें सीधे सीधे अध्यक्ष को या कमेटी में जितने भी लोग हैं सबको इसके लिए दोषी ठहराया जाना चाहिए। अध्यक्ष को एक सज़ा देनी चाहिए और अध्यक्ष को हटाना चाहिए जी। सबसे सीधा तो क्या बोलते यही होगा जी। तो वहीं पर बात करते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव की। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। 5 तारीख को वोटिंग होगी और 7 तारीख को काउंटिंग होगी और इसमें देखना ये होगा कि कौन जीत रहा है। लेकिन उससे पहले कई सारी पार्टियां, कांग्रेस, भाजपा और आम आदमी पार्टी पूरे ज़ोर शोर से लगी हुई है। वहीं पर बता दें कि बात करें भाजपा की तो भाजपा ने अभी तक महज 29 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है, लेकिन ये साफ नहीं है कि वो इस चुनाव में कुल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं पर देखा जाए कि जब से 1998 से उन्हें जो है दिल्ली में हार मिली है, तब से उन्होंने कभी भी 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार भाजपा पूरे दमखम के साथ 70 सीटों पर उम्मीदवारी कर सकती है, दावेदारी कर सकती है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए यासिर तो उसकी जो है उसका जो कड़ा मुकाबला है वो आम आदमी पार्टी से है। हालांकि आम आदमी पार्टी 10 सालों से सत्ता में है और देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी अपने आप को कहीं ना कहीं ऊपर उठाने की कोशिश कर रही है और उनका ऐसा दावा किया जा रहा है कि वो इस बार बम्पर जीत हासिल करेंगे। देखिए जिस तरह से बीजेपी के लीडर्स अभी बयानात दे रहे हैं, जिस तरह से बीजेपी अभी से अपनी जीत के लिए खुशी मना रही है, उनकी राह इतनी आसान है नहीं दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल बैठे हुए हैं
और अरविंद केजरीवाल पिछले 10 साल से हैं सत्ता में, और अरविंद केजरीवाल पे इल्ज़ामात बीजेपी लगाती रही है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की अगर बात करें तो दिल्ली का कहीं ना कहीं एक तबका जो है वो अरविंद केजरीवाल से बहुत खुश है। वो बात अलग ही कि अरविंद केजरीवाल पे ये इल्ज़ाम लगते रहते हैं कि आपने अपना जो शीश महल है उसमें क्या बोलते हैं गोल्ड के टॉयलेट बनवाए हुए हैं, इतने एसी लगवाए हुए हैं, ये किया है, स्विमिंग पूल बनाया हुआ है, बार बनाया हुआ है, वो सब चीज़ें ठीक हैं। लेकिन वहीं अगर हम बात करें दिल्ली जो कि बीजेपी जो इल्ज़ाम लगा रही है, बीजेपी के भी हर राज्य में क्या बोलते हैं बहुत बड़े बड़े उनके कार्यालय बने हुए हैं। जी जी। और उन कार्यालयों में बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है, उन कार्यालयों में बहुत सारी चीज़ें हैं। और फिर जो क्या बोलते हैं पीएम हाउस है, अगर पीएम हाउस की बात करें, देखिए ये चीज़ें दिखाई नहीं जाती हैं। कल जिस तरह से संजय सिंह और भारद्वाज जा रहे थे सीएम हाउस कि हम जो है मीडिया को लेके जाते हैं और यहाँ से दिखाएंगे जा करके कि भाई कितनी चीज़ें हैं, तो उनको जाने नहीं दिया गया अंदर। वो बोला गया कि इसके जो चाबी वो आईजी साहब के पास है। आप अगर ऐसी बातें कर रहे हैं, आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जिस तरह से अभी कैलाश गहलोत भी आम आदमी पार्टी से नाराज़ होकर के बीजेपी में चले गए, तो उनका भी सबसे पहला यही था कि शीश महल जो शीश महल की राजनीति है वो ख़त्म नहीं हो रही दिल्ली में। तो दिल्ली में कहीं ना कहीं जनता अरविंद केजरीवाल से खुश भी है, और इसको लेकर के और जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी ने अपनी तैयारियां बहुत ज़ोर शोर से की हुई हैं। कांग्रेस पार्टी कोई भी ऐसा मौका छोड़ नहीं रही जहां पे वो आम आदमी पार्टी को घेरने के लिए आगे न खड़ी हो। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने अभी जो इनके लीडर हैं भदौड़ी, उन्होंने जब प्रियंका गांधी को उल्टा सीधा बोला था, प्रियंका गांधी पे एक ऐसी टिप्पणी की थी जो कि मतलब क्या बोलते हैं अमर्यादित टिप्पणी है, और सियासत में इतना ज़्यादा नहीं गिरना चाहिए कि आप लोगों की नज़रों से ही गिर जाएं, उस तरह की टिप्पणी की। उसके बाद उन्होंने आतिशी पे टिप्पणी की है, तो उनको लेकर के लोगों का रुझान अभी से बनने लगा है। लेकिन अब ये भी होता है कभी कभी इसका उल्टा होता है, जिस तरह से अभी इन्होंने इतनी चीज़ें बोली हैं कि प्रियंका गांधी ये और आतिशी ये, उसके बाद से आपने देखा है कि बीजेपी के लीडर्स जो हैं बहुत ही नपे तुले बयानात दे रहे हैं। बीजेपी के लीडर्स ऐसे बयानात कम दे रहे हैं जिससे जो है ज़्यादा परेशानी खड़ी हो। शायद उनको ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आप अब इस तरह के बयानात ना दें। रीज़न ये है कि उससे आपकी ही पार्टी को नुकसान हो सकता है, और नुकसान होने के लिए मतलब क्या बोलते हैं मामला ये है कि अभी जो है आम आदमी पार्टी पिछले 10 सालों से सत्ता में है। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जेल गए, जेल से बाहर आए और लोकसभा के चुनाव के लिए प्रचार किया, उसके बाद फिर जेल गए, फिर जब बाहर आए तो क्या बोलते हैं हरियाणा का चुनाव होने वाला था, हरियाणा चुनाव में उनको एक भी सीट नहीं मिली। लेकिन अरविंद केजरीवाल के जो बयानात थे हरियाणा चुनाव को लेकर के, अरविंद केजरीवाल के बयानात जो अभी इंडिया गठबंधन को लेकर के हैं, उससे कई चीज़ें सामने ये आ रही हैं कि कुछ भी हो जाए ये अभी यहाँ पे गठबंधन नहीं हो सकता है, ये गठबंधन जो है सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए। और जिस तरह से ये बोला जा रहा है, कल अखिलेश यादव ने भी बोला परसों कि हम दिल्ली में आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी दिल्ली में बीजेपी को हरा सकती है। और उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी पिछले 10 साल से सत्ता में है। जिस तरह से हम दिल्ली में देख रहे हैं, जिस तरह से हम पश्चिम बंगाल में देखते हैं कि ममता बनर्जी ने बीजेपी को बहुत अच्छी तरह रोका हुआ है, उसी तरह से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को रोका हुआ है। अब ये बात तो अलग होती कि इल्जामात लगते रहते हैं। कांग्रेस पार्टी अपनी जगह पे सही है, कांग्रेस पार्टी कह रही कि हम आपसे गठबंधन क्यों करें, और जो भी चीज़ें सामने आ रही हैं उसको लेकर के अब 5 तारीख को जब चुनाव होगा, 5 तारीख को चुनाव होने के बाद 8 तारीख को नतीजे आएंगे, और नतीजे आने के बाद चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन अभी तक जो दिल्ली का सूरत हाल है, दिल्ली की जो पॉलिटिक्स है, दिल्ली में जो लोग अभी जो अपना मूड बना रहे हैं, मूड जो है कभी कभी एंड टाइम पे वो हो जाता है, स्विंग हो जाता है। जिस तरह से हमने देखा कि मध्य प्रदेश चुनाव में ये हो रहा था, कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ रही, बिल्कुल। हमने हरियाणा चुनाव में देखा कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ रही, हमने लोकसभा चुनाव में देखा, लोकसभा चुनाव में एक बीजेपी ने एक अपना क्या बोलते हैं एक वो बनाया 400 पार का नारा। वो ये भी कहा जा रहा है कुछ ऐसे लोग हैं जो पॉलिटिकल मतलब क्या बोलते हैं पंडित कहा जाता है उन्हें, राजनीतिक पंडित, उनका ये कहना है कि बीजेपी अगर 400 पार का नारा ना देती तो शायद वो 200 के अंदर ही रह जाती। और इस बार जो बीजेपी की सीटें कम आई हैं वो बीजेपी की सीटें सिर्फ बीजेपी की वजह से ही कम आई हैं,
क्योंकि बीजेपी के एमपी जो थे वो पिछले 10-10 साल से एमपी थे, लेकिन उन्होंने अपने यहाँ से जहाँ से वो एमपी थे उनकी बात सुनी ही नहीं। तो इस वजह से बीजेपी की सीटें कमाई हैं। अब जिस तरह से बीजेपी एक परसेप्शन बना रही है, एक क्या बोलते हैं शीश महल का वो खड़ा कर रही है, तो उसके पलटवार में आपको भी घसीटा जाएगा। आपने इतने सालों में इतने सालों में इतने ज़्यादा अपने कार्यालय कैसे बना लिए, और कार्यालय भी ऐसे लाइक 5 स्टार होटल टाइप। हालांकि कल यासिर जो आपके जो नेता हैं उन्होंने दावा किया था, उन्होंने कहा कि हम शीश महल दिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन हमें भी पीएम हाउस दिखाया जाए। वहाँ पर क्या चल रहा है, वहाँ पर कैसा है, वो भी जनता को दिखाया जाए, जनता के सामने लाया जाए। क्योंकि आप एक तरफ शीश महल का दावा कर रहे हैं क्योंकि जो विधानसभा चुनाव हैं वो होने वाले हैं, क्योंकि आपके पास कोई मुद्दा नहीं है दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया है जिसको लेकर जनता बहुत ही खुश है, लेकिन आपके पास कोई मुद्दा ना होने की वजह से आप सीधा सीधा जो सीएम हाउस है उस पर प्रहार कर रहे हैं, और आपके मुद्दे ऐसे हैं कि जिसको जनता नकार रही है, और आने वाले दिनों में ऐसा देखा जाएगा कि जनता आपको दिल्ली में पूरी तरह से नकार देगी। देखिए बीजेपी की, देखिए कांग्रेस के लिए या बीजेपी के लिए अभी सीएम फेस सामने नहीं है कोई भी, ठीक है। शीला दीक्षित के जो बेटे हैं संदीप दीक्षित, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं जी। और जिस तरह से जब इंडिया अलायंस में आप आम आदमी पार्टी गई थी, तो यही दीक्षित साहब थे जिन्होंने कहा था कि मैं लोकसभा चुनाव के लिए अरविंद केजरीवाल का प्रचार कर दूंगा, लेकिन उसके बाद मैं गारंटी नहीं लेता हूं। तो इसका मतलब ये सामने आया है कि ये चीज़ें पहले से चल रही थी कि विधानसभा चुनाव जब दिल्ली का होगा तो उसमें हम अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, ठीक है। लेकिन बात यहाँ पे आती है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री के लिए आम आदमी पार्टी के पास अभी जो एक क्या बोलते मुख्यमंत्री हैं आतिशी, वो अस्थायी मुख्यमंत्री हैं, वो कोई वैसी मुख्यमंत्री नहीं है कि उनके फेस पे चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है। चुनाव लड़ा जा रहा है अरविंद केजरीवाल के फेस पे। आप देखेंगे कि जितने भी फोटोज वायरल होंगे अभी इलेक्शन के दौरान, वो सारे मफलर वो क्या बोलते टोपी वाले होंगे, उनका एक इमेज बना हुआ है लोगों में। लेकिन कांग्रेस के पास अभी कांग्रेस ने अभी तक कोई डिक्लेयर नहीं किया है कि दिल्ली का सीएम कौन बनेगा। बीजेपी के पास भी ऐसे चेहरे बहुत कम हैं। क्या आप क्या समझते हैं कि रमेश भिदोड़ी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या परवेश शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? जी, कोई और ही इंसान को लेके आएंगे वो मुख्यमंत्री बनाने के लिए, अगर जीत गए तो। इसी तरह कांग्रेस पार्टी के पास भी अलका लांबा हैं और क्या बोलते संदीप दीक्षित हैं, और कुछ ऐसे लीडर्स हैं जो कि मतलब इंटरनली काम करते रहते हैं बीजेपी सॉरी उनके लिए, कांग्रेस के लिए। लेकिन अभी तक सीएम फेस का ऐलान नहीं हुआ, और आम आदमी पार्टी के लिए हर चीज़ बहुत ही ईजी है, लेकिन आम आदमी पार्टी जितना सोच रही है उतना इस बार उनके लिए मामला आसान नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बीजेपी भी है, वहाँ पे कांग्रेस भी है, वहाँ पे एमआईएम भी है, असदुद्दीन ओवैसी भी वहाँ पे पहुँच चुके हैं। 10 से 12 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे ऐसी खबरें आ रही हैं। बीएसपी भी पूरे फॉर्म में उतरी हुई है। उसका ये कहना है कि मैं किसी से गठबंधन नहीं करूँगी और मैं चुनाव लड़ूंगी अकेले। अब अकेले वो अगर 70 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे तो जाहिर है कि वोट का बंटवारा होगा, और वोट का बंटवारा होगा। मायावती जो हैं अभी इस वक्त कहीं भी नहीं है, बिल्कुल, ठीक है। मायावती अपनी जो साख है वो हमेशा बचाने के लिए मैदान में उतरती हैं, लेकिन उनको मुँह की खानी पड़ती है। मायावती के बारे में ये भी बोला जाता है कि मायावती जो हैं वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली बीजेपी के लिए काम करती है, बाहर से भाजपा के लिए काम करती हैं। लेकिन जिस तरह से वो दिल्ली में चुनाव लड़ने के लिए आ रही हैं, और जिस तरह से उनका जो बयान सामने आया था कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, हम जो है किसी से गठबंधन नहीं करेंगे, हम डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे, हम रोड पे उतरेंगे, तो इन सारी चीज़ों से यही लग रहा है कि अगर यहाँ पे इतनी ज़्यादा आप ताकत दिखाएंगे तो उसका फ़ायदा ज़रूर बीजेपी को होगा। जी, आपने यासिर कहा कि अखिलेश यादव ने आम आदमी पार्टी को समर्थन देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की साख यहाँ पर बहुत मजबूत है, लेकिन वहीं पर बात करें महाराष्ट्र की उद्धव गुट की, तो जो उद्धव गुट के जो नेता हैं संजय राउत, उन्होंने कहा है कि हमारे लिए कोई पार्टी मायने नहीं रखती है, हमारे लिए ये मायने रखता है कि भाजपा को कैसे हराया जाए। उन्होंने कहा कि ना हम तो आम आदमी पार्टी के साथ हैं और ना ही हम कांग्रेस के साथ हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये दोनों मिलकर लड़ें ताकि भाजपा वहां पर हार जाए, और हमने ये डिसाइड नहीं किया है कि हम किस पार्टी को समर्थन देंगे। देखिए संजय राउत पहले से बातें करते आ रहे हैं। संजय राउत का भी एक और बयान सामने आया था कि लोकसभा में अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ में है
तो फिर ये विधानसभा चुनाव में इतनी ज़्यादा क्या बोलते हैं लड़ाइयाँ क्यों हो रही हैं। जी। लेकिन एक चीज़ और उद्धव ठाकरे के गुट से निकल के ये भी सामने आई है कि शायद आगे चल के कुछ ऐसा हो कि जो उद्धव ठाकरे हैं वो संजय राउत को हटा दें पार्टी से, और वो हो सकता है कि बीजेपी के साथ जुड़ सकते हैं। ऐसी अभी कोई क्या बोलते हैं ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन एक ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं कि वो बीजेपी के साथ जुड़ सकते हैं। जिस तरह से पार्टी के हालात हैं अभी ये भी बोला गया है कि उद्धव गुट के कुछ और जो नेता हैं उनको भी शायद बीजेपी अपने खेमे में करने की कोशिश कर रही है जी। और जिस तरह से अभी जो महायुति की जो एक लहर आई थी वहाँ पे, उसमें भी अगर देखा जाए तो जिस तरह से इलेक्शन से पहले एक प्री पोल आया था और प्री पोल सर्वे में ये चीज़ें आई थी कि यहाँ पे जो है एमवीए की सरकार बन नहीं है, और जब गिनती शुरू हुई तो कहीं भी एमवीए सामने नहीं टिका उनसे। और जिस तरह से अब की जो लीडर्स हारे हैं, चाहे हम बात करें नवाब मलिक की या बात करें ज़ीशान सिद्दीकी की, तो उससे कहीं ना कहीं वहाँ की जो राजनीति उस पर फ़र्क पड़ा है। लेकिन अब अगर संजय राउत जी ये बोल रहे हैं कि हम लोकसभा में साथ हैं, मतलब जब लोकसभा का हमारा अलायंस जो है वो साथ है, तो हम विधानसभा में क्यों लड़ रहे हैं। अभी जो चीज़ें सामने आ रही हैं उससे तो यही लग रहा है कि जब उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव होंगे तो शायद अखिलेश यादव भी अपने आप को अलग कर लें। बिल्कुल, कि ऐसा भाई प्रयास भी लगाया जा हाँ रहा है। कि भाई हम जो है आपके साथ लोकसभा चुनाव में हैं और लोकसभा चुनाव में हमने आपका साथ दिया और इनका सबसे ज़्यादा फायदा जो है इसी को हुआ है, ठीक है। समाजवादी पार्टी को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है इंडिया अलायंस से, जितने ज़्यादा उनके एमपीज गए हुए हैं। लेकिन अब जब ये सारी चीज़ें होती हैं, विधानसभा चुनाव होता है, तो वहाँ पे पार्टी की रणनीति अलग होती है। एक पार्टी जो होती है वो क्षेत्रीय पार्टी होती है, उसके अपने लीडर्स होते हैं, उन्होंने मेहनत की होती है। लेकिन अगर आप अलायंस में आते हैं तो जाहिर है कि आपको कुछ चीज़ों पे क्या बोलते हैं कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। कुछ सीटें ऐसी होती है जहाँ पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। हरियाणा में हमने देखा कि हरियाणा में 5 से 6 सीटों पे मामला फंसा हुआ था आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का, वो मामला नहीं बने और वहाँ पे जो है उनका गठबंधन नहीं हुआ, उसके बाद वहाँ बीजेपी आ गई। लेकिन अब ये भी एक वो है कि अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होता, उसके बाद बीजेपी की सीटें और ज़्यादा आती तो क्या करते फिर। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए तो आम आदमी पार्टी वहाँ पे 0 सीटें हैं अभी। आम आदमी पार्टी की 1 सीट जम्मू कश्मीर में आई है बस, उसके अलावा कहीं नहीं जीते हैं वो। जी जी ठीक है जी। हमने बात की थी कि अखिलेश यादव ने आम आदमी पार्टी को समर्थन देने की बात कही थी और वहीं पर संजय राउत ने ऐसा कहा था कि दोनों पार्टी मिलकर लड़े साथ चुनाव में तो कहीं ना कहीं वो भाजपा को हरा सकते हैं। लेकिन वहीं पर उन्होंने एक बात और कही कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में सबसे बड़ी पार्टी है और वो भाजपा को हराने की ताकत रखती है। तो इससे अंदाज़ा ये लगाया जाता है यासिर कि जो उद्धव गुट है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के साथ है। उद्धव गुट आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है इस वजह से क्योंकि वो क्षेत्रीय पार्टी है जी, वो दिल्ली की पार्टी है और दिल्ली में उसने काम किया है। दिल्ली में बेशक जो भी चीज़ें आती हैं, जो भी खबरें आती हैं वो सब अपनी जगह हैं कि भाई भ्रष्टाचार कहाँ नहीं होता है। अगर इतना जो देखिए भ्रष्टाचार जो होता है उसके तरीके अलग अलग होते रहते हैं जी। अब आप देखिए कि बीजेपी ने जितने भी अपने कार्यालय बनवाए हैं सब इतने महंगे महंगे हैं, तो वो कैसे बना, वो क्या 10-10 रुपए के चंदे पे बनाए क्या, बिल्कुल, या वो क्या बोलते इलेक्टोरल बॉन्ड से बनाए। इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आता रहता है। ठीक है, भ्रष्टाचार हर एक जगह होता है लेकिन उसके तरीके अलग अलग होते हैं। कुछ तरीके आपको सामने आ जाते हैं, कुछ तरीके सामने नहीं आते हैं, कुछ तरीके हमें पता है, कुछ तरीके हमें नहीं पता है। बिल्कुल। अब जिस तरह से बात सामने आती है कि आम आदमी पार्टी को इतना सपोर्ट क्यों किया जा रहा है, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में पिछले 10 साल से सत्ता में है और आम आदमी पार्टी दिल्ली की पार्टी है और जो लोकल पार्टी होती है उस पर ज़्यादा लोग अपना दांव लगाते हैं। जी, हालांकि यूपी में भी उपचुनाव होने वाला है एक सीट पर, मिल्कीपुर सीट पर। वहां पर जो सपा के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उन्होंने दावा किया है, उन्होंने कहा है चुनाव आयोग से, उन्होंने ऐसा दावा किया है कि जैसा कि पिछले चुनाव में एक गड़बड़ी हुई थी वहां पर ऐसी गड़बड़ी ना हो, इसके लिए चुनाव आयोग को सतर्क रहना चाहिए। और उन्होंने मांग की है कि वहां पर वेबकास्टिंग कराई जाए ताकि हर किसी को, हर जो वहां पर जो लोग हैं, जो नेता हैं, उन सभी को पता चलता रहे कि यहाँ पर गड़बड़ी हो रही है और वहाँ पर लोग एक्टिव हो जाएं।
देखिए, जिस तरह से अभी जो चुनाव हुआ था, इससे पहले जो बाईपोल हुआ था, उसमें हमने देखा था किस तरह की चीज़ें सामने आई थी। उसमें ये भी देखा गया था कि किस तरह से एक ऐसे समुदाय को वोट डालने नहीं दिया गया था। उसमें पुलिस के लोग कुछ ऐसे थे जिन्होंने कहा था अगर वोट डालोगे तुम्हें गोली मार दी जाएगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे हुई। इसको लेकर के समाजवादी पार्टी ने एक लेटर लिखा इलेक्शन कमीशन को, लेकिन वहाँ से कोई भी ऐसी चीज़ सामने नहीं आई। लेकिन अब जब चीज़ें ऐसी हो रही हैं और समाजवादी पार्टी पहले से बोल रही है कि ऐसी ऐसी चीज़ें आप कीजिए, तो क्यों नहीं किया जा रहा है इनको? अगर समाजवादी पार्टी बोल रही है कि ये चीज़ें होनी चाहिए तो उनको कंप्लीट कीजिए। जिस तरह से हमने देखा 2 दिन पहले जब इलेक्शन कमिश्नर आए थे, बैठे थे और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो बड़े शायराना अंदाज में उन्होंने हर चीज़ का जवाब दिया था। लेकिन उनके पास जब ये चीज़ें पहुंची हों, क्या यूपी में जो चीज़ें हुई थी पिछले चुनाव में, वो वीडियोस नहीं पहुंची होंगी उनके पास? उन्होंने क्या एक्शन लिया, उसके लिए क्या तैयारियां की हैं? कोई तैयारियां की हैं? ये नहीं बताया उन्होंने। हालांकि उन्होंने ये बताया कि अपोजिशन जो हम पे ईवीएम का इल्ज़ाम लगाता है, हम उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। ईवीएम कभी हैक नहीं हो सकती है। उन्होंने ये बोला कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया है कि ईवीएम कभी हैक नहीं हो सकती, उसमें कोई वायरस नहीं होता। लेकिन उन्होंने इन चीज़ों पे बात क्यों नहीं की जो यूपी में हुआ था पिछले दिनों जब चुनाव हुआ था? वहाँ पे जो महिलाएं वोट डालने जा रही थी उनको ये बोला गया था कि अगर आप वोट डालोगे तो आपको गोली मार दी जाएगी। वहाँ पे मेल पर्सन जो वोट डालने जाए उनको भी यही बोला जाता है कि अगर तुम वोट डालने जाओगे तो तुम्हें गोली मार दी जाएगी। उसके बाद फिर आपने देखा कि वो चीज़ें संभल में हुई। संभल में एक ऐसा केस हुआ कि उसके बाद से जिन 5 लोगों की मौत हुई है उनको तो कुछ नहीं हुआ, मतलब जिन लोगों ने मारा है, लेकिन जो उनके साथ में उनके घर पे लोग थे उनको जो है पुलिस पकड़ के ले जा रही है। तो यूपी में ये सारी चीज़ें चलती हैं। अखिलेश यादव को भी ये पता है कि ये चीज़ें हो सकती है, इस वजह से उन्होंने पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी हैं। अब उस पर क्या इलेक्शन कमिश्नर बोलता है ये उनका जब जवाब आएगा तब पता चलेगा। आपने रमेश विधुड़ी की बात की, तो रमेश विधुड़ी पर भी उन्होंने एक बयान दिया था। चुनाव आयोग ने जो वहां पर 5 तारीख को जो 5 तारीख के लिए जो ऐलान किया था, उन्होंने कहा था कि अगर कोई भी नेता ऐसी अमर्यादित टिप्पणी करेगा तो इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो रमेश विधुड़ी के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी, उन्होंने ये साफ नहीं कहा। रमेश भिदोड़ी के खिलाफ वो कार्रवाई कैसे कर सकते हैं? रमेश भिदोड़ी के खिलाफ तो संसद में जो बोला था उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसको लेकर के बोला गया था कि इनको लोकसभा का टिकट नहीं दिया गया क्योंकि उन्होंने दानिश अली को ऐसा बोला था, लेकिन आपने विधानसभा में उनको टिकट दे दिया और उस सीट से दिया है जहाँ से सीएम जो है वहाँ की अभी वो लड़ रही हैं। तो ये बीजेपी में एक चीज़ तो आम है कि आप जितना ज़्यादा उल्टा सीधा बोलोगे आपको उतनी ज़्यादा इज्जत मिलेगी, क्योंकि बीजेपी में ये चीज़ आम हो गई कि अगर हम ऐसा बोलेंगे तो हर एक न्यूज़ चैनल के न्यूज़पेपर के सुर्खियों में हम ही होंगे। तो जब हम इतना होंगे तो लोग हमें वोट भी करेंगे और हमें फिर पार्टी में एक अच्छा पद भी मिलेगा। तो जैसा कि नाज़रीन आपने देखा कि हमने आपको न्यूज़पेपर के ज़रिए अहम खबरों से रूबरू कराया है। ऐसे ही ज़रूरी खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे साथ इस प्रोग्राम से जुड़े रहें, और अगर आपकी इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम ये ख़त्म होता है। मुझे और मेरे साथी ऐश्वर्या यासिर को दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।